हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वैसे तो अब तक हमने जो भी कवर किया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, पर जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे जाते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक का नाम है डी ब्रोगलीज कंसेप्ट एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे बोहर्स मॉडल के, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट विद हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगलीज कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद डी ब्रोगलीज कंसेप्ट। डी ब्रोगलीज कंसेप्ट देखो, लास्ट वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जिस तरीके से जो लाइट होती है वो कौन सा बिहेवियर शो करती है, डुअल बिहेवियर शो करती है। कैसे? इट कैन बिहेव एज पार्टिकल ऑल्सो और इट कैन बिहेव एज वेव ऑल्सो, है ना। वेव नेचर भी एग्जिबिट करती है लाइट और पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करती है। ये हमने पढ़ा था अबाउट द लाइट के बारे में इन द प्रीवियस लेक्चर। तो पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ द ईएम रेडिएशन किसने बताया था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने बताया था। ओके, तो उसके बाद आए डी ब्रोगली साइंटिस्ट। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, इन द सेम मैनर हम ऐसे कह सकते हैं कि मतलब जैसे लाइट का पार्टिकल और वेव नेचर होता है, मतलब कि ऐसे कह सकते हैं कि फोटोन का क्या होता है, फोटोन के पास मोमेंटम भी होता है एंड वेवलेंथ भी होती है। ये सब कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो डी ब्रोगली ने ये सजेस्ट किया कि जिस तरीके से फोटोन के पास मोमेंटम और वेवलेंथ होती है, इन द सेम मैनर इलेक्ट्रॉन के पास भी मोमेंटम और वेवलेंथ होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी तो ये शो करेगा ही। पर डी ब्रोगलीज ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी के साथ साथ, पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी के साथ साथ it also show wave like properties. तो this was the statement of डी ब्रोगलीज। ये किसने दी थी? डी ब्रोगली स्टेटमेंट थी कि जिस तरीके से लाइट के पास पार्टिकल और वेव नेचर दोनों होते हैं, जिस तरीके से फोटोन के पास मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों एग्जिबिट करता है, इन द सेम मैनर इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो एग्जिबिट पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। अब पार्टिकल नेचर तो समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उसका पार्टिकल नेचर तो होगा ही, पर वेव नेचर कैसे हो सकता है इलेक्ट्रॉन का? इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल, हाउ इट कैन बिहेव एज अ वेव, इसके पास वेव लाइक प्रॉपर्टीज कैसे हो सकती है? तो डी ब्रोगलीज ने ये कहा, डी ब्रोगलीज ने कहा कि जैसे कि हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या बेसिस होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं? यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है ना, इलेक्ट्रॉन बीम शो डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है वो डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करती है। और डिफ्रैक्शन आपको पता है, डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, ये वेव की प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से डी ब्रोगलीज ने प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, नो डाउट, पर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। और एग्जाम्पल है ये, इसका प्रूफ है ये कि जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन बीम की डिफ्रैक्शन होती है और डिफ्रैक्शन एक वेव प्रॉपर्टी है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है हम कह सकते हैं कि वेव लाइक प्रॉपर्टीज भी इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट करता है। तो दिस वाज द मेन स्टेटमेंट ऑफ डी ब्रोगलीज।
तो डी ब्रोगलीज ने लाइट को मतलब लाइट का जो ये कंसेप्ट था उसको यूज करके एक अपना नया कंसेप्ट दिया नोन एज डी ब्रोगलीज कंसेप्ट, जिसे हम और क्या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर क्यों कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एटम, है ना, एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मैटर में प्रेजेंट होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं डुअल बिहेवियर मतलब कि मैटर का जो है डुअल बिहेवियर का मतलब वेव लाइक प्रॉपर्टी भी और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट करता है। आई थिंक कैमरे में विजिबल है, ठीक है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डी ब्रोगलीज कंसेप्ट। तो इसी के बेसिस पे, इन सब जो है प्रूफ के बेसिस पे, इन सब कंसेप्ट के बेसिस पे डी ब्रोगलीज कंसेप्ट ने अपनी एक स्टेटमेंट थी विच वॉज कि एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा अगर वो मोशन में है एग्जिबिट, वो क्या एग्जिबिट करता है? वेव लाइक प्रॉपर्टीज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होता है तो वो क्या एग्जिबिट करता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन एग्जिबिट वेव लाइक प्रॉपर्टी, या फिर वेव लाइक नेचर, या फिर वेव नेचर, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे ये स्टेटमेंट थी डी ब्रोगलीज ने कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो वो वेव लाइक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेगा, और इसी के बेसिस पर उन्होंने एक अपना वो दिया फॉर्मूला, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी। और आपको पता है एम वी क्या होता है? एम वी क्या होता है? मोमेंटम। और मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p। तो डी ब्रोगलीज कंसेप्ट ने अपनी ये स्टेटमेंट दी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो उसके पास हमेशा वेव लाइक प्रॉपर्टीज होती ही हैं। अब अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में समझें कि एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, तो सपोज हम कंसीडर करते हैं एक फ्लाइंग एरोप्लेन। हम कंसीडर करते हैं एक फ्लाइंग एरोप्लेन। देखो, फ्लाइंग एरोप्लेन अगर हम कंसीडर करें कि एक ऑब्जेक्ट है, फ्लाइंग एरोप्लेन इज एन ऑब्जेक्ट, मोशन में है क्योंकि फ्लाई कर रहा है, तो उसका हमें वेव नेचर क्यों नहीं शो होता? उसका हमें वेव नेचर कैसे पता लगेगा? या फ्लाइंग एरोप्लेन वेव लाइक प्रॉपर्टीज क्यों नहीं एग्जिबिट करता? अब थोड़ा इसको समझते हैं, इस स्टेटमेंट को समझते हैं। देखो, जो डी ब्रोगलीज कंसेप्ट है, डी ब्रोगलीज कंसेप्ट इज मेनली रिलेटेड टू द, मतलब इसका रियल सिग्निफिकेंस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उनके ऊपर डी ब्रोगलीज कंसेप्ट वैलिड होता है। उसका मेन सिग्निफिकेंस इसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है। जैसे कि हम इसको, मैं यहां से रब करती हूँ, वेट, फॉर एग्जाम्पल हम कंपेयर करते हैं दो चीजों को। देखो, एक हमने यहां पर ली बॉल और यहां पर हमने लिया एक इलेक्ट्रॉन। अब बॉल का सपोज हमने मास यहां पर ले लिया 0.1 किलोग्राम, और मूविंग चाहिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन में चाहिए, तो बॉल की सपोज मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें, वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है? एच अपॉन में एम वी। एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, डिवाइड बाय में मास कितना लिया है हमने? 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम। वेलोसिटी या फिर स्पीड क्या लिया हमने? 60 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10⁻⁻34। अब क्या 10⁻⁻34, क्या ये मतलब कितनी छोटी वैल्यू है? दिस इज वेरी स्मॉल ऑब्जर्वेशन, बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है ये, दिस इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू।
हम इसको ऑब्जर्व मतलब 10⁻⁻34 पता है किसके 1 में 10⁻34 आंसर पता नहीं कितने पॉइंट्स में जाएगा। तो यही केस जो है एरोप्लेन के साथ है। अगर आप फ्लाइंग एरोप्लेन का वेव नेचर पता करने की कोशिश करेंगे अगर हम, या फिर उसका फ्लाइंग एरोप्लेन का वेव नेचर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी आएगी, विच इज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन, टू स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है ये। इस वजह से जो डी ब्रोगलीज का कंसेप्ट होता है उसका जो मेन सिग्निफिकेंस है वो किसके ऊपर है, मेनली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। दिस इज ऑल्सो मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक कि डी ब्रोगलीज का जो कंसेप्ट है वो मेनली माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही सिग्निफिकेंस उसका मेनली यही है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि डी ब्रोगली का कंसेप्ट जो है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक, देखो अप्लाई इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी, मतलब चाहे मैक्रोस्कोपिक हो चाहे माइक्रोस्कोपिक हो, अप्लाई हर जगह होता है, एवरी ऑब्जेक्ट। पर इसका मेनली जो सिग्निफिकेंस है दैट इज ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब इलेक्ट्रॉन का देखते हैं, इसका पता लग गया ना आपको, लैम्डा किसके इक्वल आया, 10⁻⁻34 मीटर के इक्वल, 10⁻⁻34 मीटर आया, विच इज टू स्मॉल फॉर ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का हमें पता है मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻⁻31। ठीक है, और क्या चाहिए हमें, स्पीड चाहिए, दैट इज हमें इलेक्ट्रॉन की क्या चाहिए, स्पीड। तो सपोज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यही स्पीड ले लेते हैं हम, स्पीड यही रहने देते हैं, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। अब इसके अंदर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, H/mv। H क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ये, m क्या है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 इंटू में 60। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 10⁻5 आंगस्ट्रॉम, 10⁻5 आंगस्ट्रॉम, जो कि आप इजीली मेजर, 10⁻5 का मतलब 1 2 3 4 5 दैट इज। तो ये वेवलेंथ बहुत इजीली मेजर की जा सकती है, इजीली ऑब्जर्व की जा सकती है, पर 10⁻⁻34 तो बहुत ज़्यादा छोटी होगी। इस वजह से हम कहते हैं कि डी ब्रोगलीज ऑब्जेक्ट का सिग्निफिकेंस जो है, सिग्निफिकेंस मेनली किसके लिए अप्लाई होता है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, उसका मेन सिग्निफिकेंस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि एप्लीकेबल तो हर किसी पे है, डी ब्रोगलीज कंसेप्ट मैक्रोस्कोपिक पे भी अप्लाई कर सकते हो, माइक्रोस्कोपिक पर भी अप्लाई कर सकते हो, पर इसका रियल सिग्निफिकेंस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर ही होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो वैसे हमने एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लिया, पर इट वॉज नॉट नीडेड ऑल्सो, क्योंकि आपके पास इसका आंसर लिखा ही हुआ है। देखो, अगर हम जैसे एरोप्लेन की बात करें, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का जो मास होता है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का आपको पता है मास बहुत ज्यादा होता है। और अभी आपने ये रिलेशन पढ़ा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv। मास ज्यादा, यहां पे क्या है, मास ज्यादा हो गया, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, वेवलेंथ विल बी टू शॉर्ट, क्योंकि उनका मास बड़ा है, जिस वजह से मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का हम वेव नेचर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी आती है, टू स्मॉल वैल्यू आती है। तो दैट्स व्हाई वेव नेचर ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इजीली डिटेक्टेड और कैन नॉट बी डिटेक्टेड। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का ड्यू टू देयर लार्ज मास इनका वेव नेचर डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो अब हमने जो डी ब्रोगलीज कंसेप्ट ने कहा था, इनकी स्टेटमेंट, फॉर्मूला, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया, पर अब हमारे पास रहता है इसका प्रूफ कि ये इक्वेशन आई कैसे, लैम्डा इज इक्वल्स टू H/mv कैसे आई। देखो, ये जो है
इसका प्रूफ समझ लेते हैं बस अब कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है। हमें पता है एक इक्वेशन के बारे में, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं आइंस्टाइन्स इक्वेशन। और हमें एक और चीज पता है, दैट इज E इज इक्वल्स टू h न्यू, जिसको हम कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टडी भी की थी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दूं, E इज मतलब यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू। h न्यू किसके इक्वल होता है, c बाय लैम्डा के, तो यहां पे लिख दो mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू c अपॉन में लैम्डा। एक c से एक c कैंसिल। यहां से अगर आप h लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, h अपॉन में mc के इक्वल हो जाएगा। c का क्या मतलब होता है, c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होता है। यहां c को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय v से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो गया mv। ये आ गया फॉर्मूला। बस इसकी डेरिवेशन इतनी छोटी सी है। विद द हेल्प ऑफ यूजिंग आइंस्टाइन इक्वेशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम इस फॉर्मूले को बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं डी ब्रोगलीज इक्वेशन, डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ठीक है, तो वैसे तो बहुत ज्यादा रिसर्च ऑलरेडी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने अपने लेवल पर कर ली थी, पर स्टिल डी ब्रोगलीज ने कहा कि जिस तरीके से लाइट के पास पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों होता है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन या फिर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इन मोशन एग्जिबिट वेव लाइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी पोर्शन ऑफ डी ब्रोगलीज कंसेप्ट। आई होप यू गेट दिस ऑल। अब हमारा काम है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो अब हम करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व। हमने इसकी इक्वेशन देख ली, फॉर्मूला देख लिया, इसका डी ब्रोगलीज कंसेप्ट की स्टेटमेंट पढ़ ली। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल की। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, जो कि आया हुआ था एम्स 2006 का ये क्वेश्चन है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ बॉल, एक बॉल है जिसके पास जो डी ब्रोगलीज वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। उस बॉल का मास गिवन है, मास ऑफ द बॉल गिवन है आपको 1 किलोग्राम, और काइनेटिक एनर्जी गिवन है 0.5 जूल। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है आपको। वेवलेंथ देखो, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में mv होता है। यहां पे आप h की वैल्यू रख सकते हो प्लैंक्स कांस्टेंट की, मास आपको गिवन है, ये पुट कर दोगे, पर वेलोसिटी तो चाहिए होगी ना, तो उसके लिए हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पर हमें एक चीज गिवन है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। मास गिवन है, काइनेटिक एनर्जी गिवन है, वेलोसिटी अपने आप यहां से आ सकती है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0.5 इज इक्वल्स टू 1/2। मास कितना गिवन है, दैट इज 1 किलोग्राम्स, 1 किलोग्राम्स इनटू में v का स्क्वायर। तो यहां से देखो 5 इंटू 2 दैट इज, ये तो 1 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू v अंडर रूट। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि यहां से v की वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, सॉल्व करके। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड। अब वैल्यू पुट करनी है सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर। लैम्डा इज इक्वल्स टू h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास कितना गिवन है, 1 किलोग्राम्स। वेलोसिटी क्या आई है, 1 मीटर पर सेकेंड। किसके इक्वल आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी, दैट इज। तो आपकी लैम्डा किसके इक्वल आई है, इसके इक्वल। तो अब हमने लैम्डा की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली, पर यूनिट क्या आएगी यहाँ पे। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो ये जूल सेकेंड होता है ना, जूल सेकेंड कहाँ लिखूं, यहाँ लिखती हूँ ना, यहाँ पे जूल सेकेंड किसके इक्वल होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के इक्वल होता है। किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो यहाँ पे जूल सेकेंड को हम यहाँ पे रिमूव करके ऐसे लिख सकते हैं, किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
अब देखो ऊपर क्या यूनिट चल रही है, यूनिट देखते हैं यहाँ पे कौन सी यूनिट आएगी। देखो ऊपर क्या है, किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, डिवाइड बाय में यहाँ पे क्या है, किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड। ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एस डिवाइड बाय में किलोग्राम्स मीटर। एस से एस कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, क्या बचा आपके पास, एक मीटर बचा। तो इस तरीके से हमने लैम्डा की वैल्यू, वैसे तो पता होना चाहिए आपको, लेंथ वाली ही यूनिट होती है, पर स्टिल अगर आपको ना पता हो तो आपको ये तो रिलेशन पता होना चाहिए कि जूल सेकंड किसके इक्वल होता है, किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो बॉडी ऑफ मास 10 मिलीग्राम्स इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। अगेन वेवलेंथ निकालनी है आपको डी ब्रोगलीज वेव की। तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी। एच का क्या मतलब है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, डिवाइड बाय में मास कितना गिवन है, 10 मिलीग्राम्स। अब यहां पे 10 मिलीग्राम्स रखोगे, अब जूल सेकंड अभी पढ़ के आयो आप, जूल सेकंड किसके इक्वल होता है, किलोग्राम्स मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल होता है। यहां मिलीग्राम्स, यहां किलोग्राम्स, तो ये तो यूनिट सेम नहीं हुई, कैंसिल करने के लिए यूनिट सेम होनी चाहिए, है ना। तो 10 मिलीग्राम्स को जब आप, अगर आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 10 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम्स, ये हो गया आपका किलोग्राम्स में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम, 10 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम्स। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, है ना। हाँ, तो इन सब को सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 6.6 इंटू 10⁻31 लैम्डा। और ये यूनिट लगाना भूल गए, दैट इज मीटर, लैम्डा है ना तो मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व किया, दैट इज डी ब्रोगलीज कंसेप्ट के 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए और थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया। तो आई गेस आपको डी ब्रोगलीज कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आप देखना कि वैसे बहुत इजी है पर स्टिल वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जिसका नाम है हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सबसे पहले देखते हैं कि हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है। अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू simultaneously determine position and velocity. It is impossible to simultaneously determine position and exact velocity, or you can say momentum. ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है कि आप एग्जैक्ट पोजीशन भी बता दो, एग्जैक्ट वेलोसिटी या मोमेंटम भी बता दो किसी इलेक्ट्रॉन का। दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने किसका कंसेप्ट यूज किया था, डी ब्रोगलीज कंसेप्ट यूज करके अपनी ये स्टेटमेंट दी थी कि आप बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये चीज कि आप एक ही टाइम पे पोजीशन भी बता रहे हो इलेक्ट्रॉन की और वेलोसिटी या मोमेंटम भी बता रहे हो इलेक्ट्रॉन का। और अगर जैसे कि डी ब्रोगलीज कंसेप्ट तो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दोनों पर एप्लीकेबल था,
पर हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की रियल एवरीडे लाइफ में कोई मेन रोल नहीं प्ले करता है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है अपनी रियल लाइफ के अंदर। ठीक है, देखो अब हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट थी, आई गेस आपको ये स्टेटमेंट क्लियर है कि एक ही टाइम पे आप पोजीशन एंड वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की नहीं बता सकते। तो उन्होंने इस स्टेटमेंट के बेसिस पे अपना एक फॉर्मूला दिया, दैट इज डेल्टा एक्स इनटू में डेल्टा पी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो मेन फॉर्मूला ये है, अब इसको हम अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो डेल्टा एक्स को ऐसे ही लिखो। अब आपको पता है ये डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चित या फिर अनियमित। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सिमिलरली डेल्टा पी का क्या मतलब होता है? डेल्टा पी एक्स। एक्चुअली ना यहाँ पे पी एक्स होना चाहिए, बिकॉज ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अराउंड होता है ना, पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए यहाँ पे। तो डेल्टा पी एक्स किसके इक्वल होता है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो डेल्टा यहाँ पे देखो डेल्टा पी को क्या है? मतलब कि मोमेंटम है। अब मोमेंटम का आपको फॉर्मूला पता है, एम वी होता है। तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एम वी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट है, तो ये एम बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स डेल्टा वी इंटू में एम मस्ट बी ग्रेटर देन एच अपॉन में 4 पाई। अब m यहां मल्टीप्लाई में, यहां जाकर के डिवाइड में चला जाएगा, तो ओवरऑल हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाता है? ये। तो दिस वाज द स्टेटमेंट एंड दिस इज द फॉर्मूला डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अब एक इलेक्ट्रॉन है, अब आप पढ़ के आए हो कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी हो सकता है एंड पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को क्या कंसीडर कर रहे हो? जब आप इलेक्ट्रॉन को वेव कंसीडर कर रहे हो, तो आप साइमल्टेनियसली उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को प्रिसाइज मेथड से नहीं बता सकते। ठीक है, आप नहीं बता सकते कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी वेलोसिटी या फिर उसका मोमेंटम क्या होगा एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर आप एक टाइम पे पोजीशन बता रहे हो उसकी, तो आप वेलोसिटी नहीं बता सकते। अगर आप वेलोसिटी बता दोगे एक टाइम पर, आप पोजीशन नहीं बता सकते। मतलब साइमल्टेनियसली दोनों को आप एक साथ नहीं बता सकते एक्यूरेटली। ठीक है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। देखो, आपको ट्रेजेक्ट्री का मतलब पता है? ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है? ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, और आपको ना इस बास्केट के अंदर बॉल डालनी है। आपके पास बॉल है और ये आपका एक बास्केट है, इसके अंदर आपको बॉल डालनी है। तो आप क्या करोगे? ये इस बॉल को ऐसे फेंकोगे और ये बॉल जो है ये ट्रेवल करेगी और ये पाथ ट्रेवल करती हुई बास्केट के अंदर जाकर के गिरेगी। तो इस पाथ को ही क्या बोलते हैं? इस पाथ को बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का क्या मतलब होता है कि कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या फिर कोई प्रोजेक्टाइल जो पाथ कवर कर रहा है, पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल और अ मूविंग या फिर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप कोई फोर्स लगा करके जब एक ऑब्जेक्ट को फ्लाई करवा रहे हो, या फिर ऑब्जेक्ट कोई प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपको फिजिक्स में आई गेस कराया भी होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रैजेक्टरी कहते हैं। समझ में आया? ओके, तो ये पाथ जो फॉलो कर रही है एक बॉल बास्केट तक आने के लिए, ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रैजेक्टरी।
तो इसके अंदर क्या है, अब इस वर्ड का मतलब, तो अगर सपोज एक बॉडी है, एक बॉडी की आपको वेलोसिटी भी पता है और आपको ये भी पता है कि कौन से फोर्सेस उस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, है ना। एक बॉडी सपोज आपने कंसीडर की, उसकी वेलोसिटी भी पता है, उसके फोर्सेस भी पता है, कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो इस नॉलेज के साथ आप ये बता सकते हो कि 5 मिनट बाद या कुछ टाइम बाद इस बॉडी की पोजीशन क्या होगी। मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी फोर्सेस से आपने क्या बता दिया, पोजीशन बता दी किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। मतलब वेलोसिटी की वजह से आपको क्या पता लग गया, ट्रैजेक्टरी पता लग गई किसी बॉडी की कि हाँ ये पाथ फॉलो करेगी और 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, इतने टाइम बाद ये बॉडी यहाँ तक पहुँच जाएगी। पर अगर आप यही केस सब एटॉमिक पार्टिकल पर अप्लाई करके देखोगे, किसी सपोज इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई करके देखोगे, तो आप पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नहीं बता सकते, एक साथ नहीं बता सकते। इस वजह से आप ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में भी नहीं बता सकते। ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज वी कैन नॉट टेल द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो यही जो है एक इस रूल की, मतलब कि ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम नहीं बता सकते। बोहर्स मॉडल जो था उसकी एक तो सबसे पहले ड्रॉबैक तो यही हो गया, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो आई गेस आपको इसका थ्योरी पोर्शन अच्छे तरीके से क्लियर है। तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एवरीडे लाइफ में इसका कोई सिग्निफिकेंस मेनली है नहीं, बिकॉज ये पर्टिकुलरली किसकी बात करता है, इलेक्ट्रॉन की बात करता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आप साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो अब टाइम आया है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही फॉर्मूला है, उसी को यूज करके सब क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन जो कि है AIPMT 2008 का क्वेश्चन। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, measurement of electron position is associated with the uncertainty in momentum. Uncertainty in momentum given है 10 raised to power -18 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी आपको कैलकुलेट करना है। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है 9 × 10 raised to power -28 ग्राम्स। तो अनसर्टेनिटी वर्ड समझते ही सबसे पहले तो आप समझ जाओगे कि ये हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी का क्वेश्चन है और उसके अंदर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज डेल्टा एक्स डेल्टा पी मस्ट बी, मतलब इज इक्वल्स टू H अपॉन में 4। फॉर्मूला तो हमें पता है, पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है डेल्टा वी। तो एक बात देखो, क्या इन दोनों रिलेशन से ही डेल्टा वी नहीं आ जाएगा? आपको पता है डेल्टा पी किसके इक्वल होता है, m इंटू में डेल्टा वी के इक्वल होता है। डेल्टा पी की वैल्यू पता है, मास पता है, डेल्टा वी हो जाएगा यहाँ से कैलकुलेट। तो बस वैल्यू पुट करते हैं इस फॉर्मूले की, हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई, यहीं से काम चल गया। तो डेल्टा पी किसके इक्वल है, डेल्टा पी गिवन है ये रहा 10 raised to power -18। और मास किसके इक्वल है, मास आपको गिवन है 9 × 10 raised to power -28 डेल्टा। तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 9 × 10 raised to power -28। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा वी, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में चल रहा है ना, सेंटीमीटर का, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन जो कि किसका है, AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। इन्होंने कह रखा है कि अगर डेल्टा पी डेल्टा एक्स इक्वल हो जाएं तो डेल्टा वी की क्या वैल्यू होगी, और ऑप्शंस हैं ये दोनों, इन दोनों में से क्या वैल्यू होगी डेल्टा वी की। देखते हैं। सबसे पहले डेल्टा पी डेल्टा एक्स के बेसिस पे ही आप समझ जाओगे कि इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसका फॉर्मूला आपको पता है
डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन में 4 पाई। अब ये कह रहे हैं डेल्टा पी डेल्टा एक्स तो इक्वल है, तो एक काम करें, इसको डेल्टा पी लिख लें, डेल्टा पी का स्क्वायर हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू एच अपॉन में 4 पाई। तो यहां पर स्क्वायर है, यहां पे अंडर रूट लग जाएगा, डेल्टा पी विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच अपॉन में 4 पाई। और डेल्टा पी को आप क्या लिख सकते हो, एम डेल्टा वी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू एच अपॉन में 4 पाई। अब आपको क्या, आपको तो डेल्टा वी को कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी यहीं रखो, मास को यहां डिवाइड में ले जाओ, यहां सॉल्व करते हैं। डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन में एम अंडर रूट ऑफ एच अपॉन में 4 पाई। अब ये अंडर रूट 1 अपॉन 4 है, तो इसको बाहर ले आए, 2m हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एच अपॉन में पाई डेल्टा वी। क्या इसके अलावा इसको आगे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते? इन ऑप्शंस में से देख लो, 1 अपॉन 2m अंडर रूट एच अपॉन में 1 अपॉन 2m अंडर रूट एच अपॉन में पाई। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा वी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी? इसके इक्वल। ठीक है, तो फॉर्मूला आप देख ही रहे होगे कि यही फॉर्मूला है, ज़्यादा से ज़्यादा डेल्टा पी की एम डेल्टा वी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, है ना? तो यही आपने पढ़ा है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी। अब ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन, अगेन AIPMT मेंस का क्वेश्चन है ये, 2008 का। ठीक है, देखो, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 600 मीटर पर सेकेंड which is accurate up to 0.005%, आपको क्या बताना है? डेल्टा एक्स की वैल्यू को बताना है। देखते हैं, देखो, सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है तो डेल्टा वी में ही आएगी, बाकी तो कुछ भी नहीं है। डेल्टा वी मतलब इस स्टेटमेंट में आ सकते हैं। देखो, 600 मीटर पर सेकेंड एक्यूरेट की गई है अप टू इतने %, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 0.005%। परसेंट का मतलब डिवाइड बाय 100, बस इसको डिवाइड बाय 100 किया। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.03। बस अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फॉर्मूला आपको पता है, यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स। और ये डेल्टा वी किसके अंदर आएगा? इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। तो आपको पता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन में 4 पाई। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हो? एम डेल्टा वी लिख सकते हो। डेल्टा एक्स की वैल्यू को तो आपको बताना ही है, एच अपॉन में 4 पाई एम डेल्टा वी। वैल्यू पुट करते चलो, कैमरे में दिख रहा है ना? हाँ, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय में 4, पाई की वैल्यू 3.14, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, डेल्टा वी की वैल्यू अभी कैलकुलेट की 0.03। जो भी आंसर आएगा वही आपका वही वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एक्स की। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, पॉइंट में ज़्यादा हो गया इस वजह से हम इसको सॉल्व अभी नहीं करते, मतलब जो भी आपको पता तो चली गया है ना? ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और ये डेल्टा एक्स की वैल्यू किस में आएगी? ये तो मैं बताना ही भूल गई, मीटर में आएगी। पोजीशन है ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू मीटर में आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया। वी हैड सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब हम एक दो फॉर्मूलेज की डेरिवेशन देख लेते हैं, they can help you in solving the numericals related to both of the topic। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको एक बात पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ½ mv²। अब क्या करो, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, यहाँ से m से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, ये 2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2m काइनेटिक एनर्जी हो गया इज इक्वल्स टू m² v²। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ रूट लग सकता है, बिल्कुल, mv विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mke।
अब mv आपको पता है, देखो एक रिलेशन आपको पता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में mv, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन में mv। तो आप यहाँ से mv को कैलकुलेट करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा अपॉन में, सॉरी h अपॉन में लैम्डा के इक्वल आ जाएगा। तो mv की जगह आप h अपॉन में लैम्डा रख सकते हो, बिल्कुल। तो देखो mv के प्लेस पे हम h अपॉन में लैम्डा रख सकते हैं, बिल्कुल। mv के प्लेस पे h अपॉन में लैम्डा रखा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे क्या आएगी, h अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल, तो अगर इस फॉर्मूले को और अगर आप अच्छे से डिराइव करना चाहते हो और मॉडिफाई करना चाहते हो तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, Q इंटू में V। Q का क्या मतलब होता है, Q का मतलब होता है चार्ज, ये आपको फिजिक्स में सिखाया जाता है। V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज Q है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, एक्सलरेट किया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है, V अप्लाई किया है। कोई भी चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज Q है उसको एक्सलरेट किया गया है बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, तो काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी के प्लेस पे आप ये भी पुट कर सकते हो, लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2mq इंटू में V, ये हो सकता है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, यू विल गेट 12.25 डिवाइड बाय में अंडर रूट ऑफ V आंगस्ट्रॉम। कैमरे में दिख तो रहा है ना, हाँ, अंडर रूट V आंगस्ट्रॉम। तो आप ये भी जो है फॉर्मूला यूज कर सकते हो। So this was all about the de Broglie's concept and Heisenberg's uncertainty principle। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ हम क्या कंक्लूड करते हैं, ओवरऑल हम जो प्रीवियस लेक्चर्स देख के आए हैं, पढ़ा है हमने, उन सब से हम ये कंक्लूड करते हैं कि बोहर्स मॉडल नो डाउट एक सक्सेसफुल मॉडल था, इसी वजह से उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। तो बोहर्स मॉडल के ड्रॉबैक्स भी थे, ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर्स मॉडल, और वो ड्रॉबैक्स क्या थे उनको समझते हैं अब, क्योंकि अब हम उन सब ड्रॉबैक्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखो सबसे पहले तो बोहर्स मॉडल ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक मूविंग पार्टिकल होता है, मूविंग पार्टिकल होता है। पर अभी आपने डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो कि वेव नेचर भी एग्जिबिट करता है और पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करता है। तो यहां पे ये कंसेप्ट गलत हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद जो दूसरा ड्रॉबैक था वो क्या था कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल इन्होंने जो वेव नेचर है उस वेव नेचर को कंसीडर ही नहीं किया। वेव नेचर इज नॉट कंसीडर, डायरेक्टली लिख लो, वेव नेचर को इन्होंने कंसीडर ही नहीं किया। अच्छा, एक तो ड्रॉबैक हम पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, ज़ीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट वाला है ना, उसके तो बस आप नेम लर्न कर लो, इतना कुछ वो इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि वो उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं गिवन है, तो सिर्फ उसके नाम याद होने चाहिए कि ज़ीमन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक बोहर्स मॉडल ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो एक पर्टिकुलर ना सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक वेल डिफाइंड पाथ है यहां पर, और ये पाथ को आप डिफाइन कर सकते हो कब, जब आपको पोजीशन पता होगी और आपको वेलोसिटी पता होगी इलेक्ट्रॉन की, है ना, पोजीशन पता होगी, वेलोसिटी पता होगी इलेक्ट्रॉन की, तभी आप ये पाथ, ये ऑर्बिट्स को डिफाइन अच्छे तरीके से कर पाओगे। पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता अकॉर्डिंग टू हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि वी कैन, इट इज नॉट
possible, it is completely impossible to determine simultaneously exact position and exact velocity of the electron. तो एक ड्रॉबैक बोहर्स मॉडल का ये था, क्योंकि बोहर्स तो क्या कर रहे थे, नील बोहर क्या कर रहे थे, वो तो पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट कर रहे थे, पर हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से हमें पता लगा कि नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट किया नहीं जा सकता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड कह रही हूँ, बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम के। आई होप आपको समझ में आए, और बाकी के ड्रॉबैक्स हम पहले भी थोड़े बहुत इस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। चलो, तो अब हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, डी ब्रोगलीज कंसेप्ट एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं, इसके न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए हैं। यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक इफ यू वांट, पर आई गेस इतना इनफ है, हमने बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ लिया, थ्योरी पोर्शन एंड न्यूमेरिकल। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम स्टार्ट करेंगे और भी ज़्यादा अच्छा टॉपिक, दैट इज क्वांटम।